नमस्कार साथियों, मैं CR देवासी आप सभी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा OPD पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा में 2100 प्रश्नों का जो कारवा है वो शुरू किया है। उसमें 2100 प्रश्नों में अपन बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचे हैं कि चित्रकला की 3 क्लासें हो गई थी और हस्तकला जो बड़ा टॉपिक है, प्रश्न बनने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो इसमें से भी अपने 3 पार्ट, ये जो तीसरा पार्ट है वो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं। 3 पार्ट, और अब इसमें से शायद मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहना चाहिए। आपके कोई कन्फ्यूजन है तो उसको भी अपन क्लियर करते जाएंगे। चलिए बिना किसी देर के अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कागज की लुगदी बनाकर उससे विभिन्न वस्तुएं बनाना कहलाता है। कागज की लुगदी बनाकर उससे विभिन्न वस्तुएं बनाना कहलाता है। मथरेण कला, पेपरमेशी, कुप्पी या कॉपी या फिर गोरबंद। कागज की लुगदी बनाकर उससे विभिन्न वस्तुएं बनाना कौन सी कला कहलाता है? ये कला जो है, ये कला राजस्थान में, ठीक है, इसको पहले उधर कर देते हैं। ये कला राजस्थान में जयपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर व सवाई माधोपुर, इसके अलावा भी अन्य जगह पर की जाती है। इस कला का पहले तो इसका उत्तर बता देता हूं मैं। इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है आपके पेपरमेसी। राइट आंसर कौन सा है? पेपरमेसी, पेपरमेसी। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न, तो इसका जो है हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान, ये कहां पर आया हुआ है? हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान कहां पर आया हुआ है? हस्तशिल्प राष्ट्रीय कागज संस्थान जो है वो राजस्थान में कहां पर है? सांगानेर में। कहां पर है? सांगानेर में। कहां पर स्थित है? सांगानेर में। पहले इसे क्या कहा जाता था? पूर्व में जो इसका नाम था वो नाम था आपके कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान। कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान। पूर्व में इसका नाम ये था, पूर्व जो नाम है वो क्या था? कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान। वर्तमान में इसका क्या नाम है? हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान। कहां पर स्थित है? सांगानेर में स्थित है। क्या चीज है पेपरमेसी? तो कागज की लुगदी बनाकर उससे विभिन्न जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, विविध वस्तुएं बनाना, उसको क्या कहा जाता है? पेपरमेसी कहा जाता है। पेपरमेसी कहां की फेमस है? तो पेपरमेसी जो है वो फेमस है अपने जयपुर और सवाई माधोपुर की। जयपुर और सवाई माधोपुर में ये काम किया जाता है। इसे एक नाम और से जाना जाता है, कुट्टी मिट्टी भी कहते हैं। इसका एक अन्य नाम जो है वो क्या है? कुट्टी मिट्टी। एक अन्य नाम कुट्टी मिट्टी भी है, उस नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये प्रश्न क्लियर हो गया आपके। कागज की लुगदी बनाकर उससे विभिन्न वस्तुएं बनाना क्या कहलाता है? पेपरमेसी कहलाता है। पेपरमेसी जयपुर सवाई माधोपुर। हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान कहां पर आया हुआ है? सांगानेर, जयपुर। इसका पूर्व नाम क्या था? तो कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान। क्लियर? इसे कुट्टी मिट्टी भी कहा जाता है। ओके, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपके क्लियर, ठीक है। अब देखो, ये कागज से लुगदी बनाना पेपरमेसी जयपुर, उदयपुर और लिख दो, जयपुर, उदयपुर और सवाई माधोपुर, इन 3 जगह पर यह काम होता है। इसका पूर्व नाम, वर्तमान नाम
इसका जो संस्थान है उसका वर्तमान नाम जो है वो हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान सागानेर है। पूर्व में इसका ये नाम था। और ये कहां से संबंधित है? तो जयपुर, उदयपुर और अपने सवाईमाधोपुर से। चले अगले प्रश्न की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलो, अच्छा क्वेश्चन। बड़े आकार का हांडी नुमा पात्र जो दही बिलोने के काम आता है, यह लोक कला है। हस्तकला में लोक कला से संबंधित है। माटी कला, लोक कला या माटी कला जिसे कहते हैं, माटी कला से संबंधित सवाल अब अपने शुरू हो रहे हैं। तो क्या उसे जो बड़े आकार का हांडी नुमा पात्र होता है, उस पात्र में जिसमें दही बिलोया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे हारा कहते हैं, क्या उसे दुपेड़ा कहते हैं, क्या उसे झाकरी कहते हैं, या उसे डिब्बी कहते हैं? चलो एक एक प्रश्न एक एक को देखते हैं अपन। पहले तो देखते हैं डिब्बी। डिब्बी क्या है? तो ये है एक चिमनी है। क्या है? चिमनी। एक कांच की बोतल में एक धागा डालकर उसको उसके अंदर मिट्टी का तेल भर के जो बनाई जाती थी, अभी वर्तमान में भी कहीं कहीं देखने को मिल सकती है, बनाई जाती थी इसलिए कह रहा हूं मैं, वो उसे क्या कहा जाता? तो उसे क्या कहा जाता है? डब्बी या डिब्बी। क्या कहा जाता है? डिब्बी। फिर धूपेड़ा। धूपेड़ा क्या काम आता है? धूप करने के लिए। धूप करने के लिए भगवान के जो धूप करते हैं वो किसमें करते हैं? धूपेड़े में धूप करते हैं। ठीक है। अब हारा और झाकरी दो रहे, या तो इसका आंसर हारा है या इसका आंसर जो है वो झाकरी। हारा किसे कहा जाता है? तो हारा एक मिट्टी का पात्र होता है और उसके चार पाए बनाए होते हैं, चार पैर बनाए हुए होते हैं। उसके अंदर या तो अपन जिसे ऊंट के जो मींगने कहते हैं जिनको, वो या जो छाने हैं उनको रखकर उनको सुलगाया जाता है, उनको जलाया जाता है। और ये सर्दियों में काम आता है, सर्दियों में काम आता है, प्रयोग में आता है ये। तो अब तीसरा और लास्ट उत्तर जो रह गया अपना, जो आंसर है, राइट आंसर है, वो है इसका जो राइट आंसर है वो है झाकरी। तो बड़े आकार का हांडी नुमा पात्र जो दही बिलोने के काम आता है, जो दही बिलोने के काम आता है, उसे क्या कहा जाता है? झाकरी। जब भी एग्जामिनर ठेठ ग्रामीण इलाकों से प्रश्न बनाएंगे या ग्रामीण इलाकों से संबंधित वस्तुओं पर प्रश्न बनाते हैं, तब वर्तमान स्थिति यह है कि कई जगह पर ग्रामीण इलाकों के लोग भी फंस जाते हैं। ग्रामीण इलाकों से संबंधित जो व्यक्ति है वो भी क्या हो जाते हैं? उन प्रश्नों में फंस जाते हैं। तो फंसना नहीं, इस प्रश्न का उत्तर जो है वो झाकरी है। ये बेसिक जो छोटी छोटी बोलचाल, सामान्य बोलचाल की भाषा में जो अपन प्रयोग में लेते हैं घर पे, उनकी जानकारी आप लोग जरूर रखें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। चलो, उदयपुर का नाई गांव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। उदयपुर का नाई गांव प्रसिद्ध है। उदयपुर का नाई गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है, कोफ्तगिरी के लिए प्रसिद्ध है, गोफन के लिए प्रसिद्ध है, या कठपुतली निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? कठपुतली, गोफन, कोफ्तगिरी या लकड़ी के आभूषण? गोफन जिसमें लकड़ी होती है और रबर लगाकर जो मारने के काम आता है, जिसमें पत्थर वगैरह रखे हैं, उसको गोफन। कठपुतली अपने को पता ही है, जो नृत्य करवाया जाता है, अपने राजस्थान की ही देन है। मैं कई बार कह चुका भी हूँ, देवीलाल जी सामर इसके मुख्य कलाकार हैं, इसको प्रसिद्धि दिलाने वाले। और कोफ्तगिरी बड़े बड़े जो पत्थर हैं या बड़ा जो कठोर जो वस्तु होती है, उसके अंदर जो तार की जड़ाई की जाती है, उसे कोफ्तगिरी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है आपके लकड़ी के आभूषणों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी के आभूषणों के लिए। उदयपुर का नाई गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी के आभूषणों के लिए। चले अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कुंदन कला, कुंदन कला कहां की प्रसिद्ध है? कुंदन कला कहां की प्रसिद्ध है? पहले तो कुंदन कला होती क्या है? कुंदन कला होती क्या है? तो कुंदन कला के अंदर क्या किया जाता है? सोने के आभूषणों में कीमती पत्थर लगाना ऑब्लिक जड़ना, लगाना ऑब्लिक जड़ना। सोने के आभूषणों में कीमती पत्थर लगाने की जो कला है उसको क्या कहा जाता है? कुंदन कला।
सोने के आभूषणों में कीमती पत्थर लगाने की कला को क्या कहा जाता है? कुंदन कला। कुंदन कला कहां की प्रसिद्ध है? उदयपुर, जोधपुर, कोटा या फिर जयपुर? उदयपुर, जोधपुर, कोटा या फिर अपने जयपुर की कहां की प्रसिद्ध है कुंदन कला? तो कुंदन कला जो है वो कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कुंदन कला कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। चले बड़े अगले प्रश्न की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बारीक तारों को गूंथ कर विभिन्न आभूषण एवं कलात्मक वस्तुएं बनाना कहलाता है। इस प्रश्न को कल के जो कमेंट आए उस बेस पर मुझे इस प्रश्न को लाना पड़ा। तो बारीक तारों को गूंथ कर विभिन्न आभूषण एवं कलात्मक वस्तुएं बनाना क्या कहलाता है? क्या वो तारकशी कहलाता है, तह निशा कहलाता है, चमली कहलाता है या फिर कोफ्तगिरी कहलाता है? आई थिंक राइट आंसर आ गया होगा, नहीं आया तो मैं बता देता हूं। ये जो है वो कला क्या कहलाती है? तारकशी कहलाती है। अब मैं आपको यहाँ एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज क्लियर कर रहा हूं कि राजस्थान में कल मैंने जब पढ़ाया था तब मैंने ये कहा था तारकशी जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, तारकशी के जेवर, अपनी जो बुक है उस बुक को भी आप देख ले। तारकशी के जेवर नाथद्वारा, एक शब्द कहना था नाथद्वारा की भी तारकशी या नाथद्वारा की तारकशी प्रसिद्ध है, वो शब्द रह गया था। कमेंट आए उसमें नीचे। जयपुर में भी है तारकशी और जो क्या कहते हैं अपने नाथद्वारा के भी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, नाथद्वारा में जेवरों के लिए प्रसिद्ध, चांदी के जेवर बनाए जाते हैं, चांदी के जेवर बनाए जाते हैं और ये अभी वर्तमान की स्थिति, और ये बॉम्बे से निर्यात किए जाते थे। तो नाथद्वारा भी आप याद रखें। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। तय निशा अपने को पता ही है, कोफ्तगिरी पता है। चलो अगला प्रश्न। आहड़ सभ्यता स्थल से मिला बनासियन बुल किस हस्तकला का उदाहरण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आहड़ सभ्यता स्थल से मिला बनासियन बुल किस हस्तकला का उदाहरण है? आहड़ सभ्यता स्थल से मिला बनासियन बुल किस हस्तकला का उदाहरण है? क्या वो धातु कला का उदाहरण है, काष्ठ कला का उदाहरण है, मृण्मय कला का उदाहरण है या फिर उस्ता कला का उदाहरण है? मृण्मय मूर्ति या मिट्टी की मूर्तियां उस कला का उदाहरण है। सीधा सीधा प्रश्न है। आई थिंक राइट आंसर आ गया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है अपने मृण्मय मूर्ति कला। कौन सी? मृण्मय मूर्ति कला, मिट्टी का बना हुआ, माटी का। किसका बना हुआ है? माटी का बना हुआ। चले अगले प्रश्न की तरफ। चलो, राजस्थान में, हाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में। अब ये लास्ट क्लास है इसलिए मैं सारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो एक जगह समेट के लेके आ गया हूं। राजस्थान में नवीन हस्तशिल्प नीति कब से कब तक लागू रहेगी? कब से लागू नहीं पूछा मैंने, कब से कब तक लागू रहेगी। कब बनी ये भी पता होना चाहिए आपको, और कब तक लागू रहेगी ये भी, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, और दोनों चीजें आपके इसमें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ बता देता हूं आपको। हस्तशिल्प जो ये नीति है ये लागू करने वाला राजस्थान कौन सा? तीसरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना। तीसरा राज्य है हस्तशिल्प नीति बनाने वाला। राजस्थान कौन सा राज्य है? भारत का तीसरा राज्य। इससे पहले किसने बना रखी है? तो एक तो बना रखी है अपने असम ने। किसने बना रखी है? असम ने। और एक बना रखी है उड़ीसा ने। किसने बना रखी है? उड़ीसा ने। असम ने और उड़ीसा ने। असम ने और उड़ीसा ने, इन दोनों ने बना रखी है। और तीसरे नंबर पर जो अपना नाम आता है वो आता है अपने राजस्थान का। अब राजस्थान में कब बनी, तिथि मैं बता देता हूं आप लोगों को। तिथि है 17। ये जो है ये कब, जो नवीन हस्तशिल्प नीति है वो कब से लागू हुई है? तो 17 सितंबर। क्या वो 17 सितंबर 2020 से 2024 तक लागू रहेगी? 17 सितंबर 2022 से 2026 तक, 17 सितंबर 2024 से 2028 तक, या 17 सितंबर 2023 से लेकर 17 सितंबर 2027 तक? चलो बताओ इसका आंसर।
आई थिंक शायद आ गया होगा आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके ये है 2022 से 2026। 2022 से 2026 राजस्थान में नई हस्तशिल्प नीति कब लागू हुई है? तो आपको ध्यान रखना है 17 सितंबर 2022। और कब तक रहेगी? तो ये रहेगी 2026 तक। राजस्थान हस्तशिल्प नीति लागू करने वाला और भारत का कौन सा राज्य है, कितने नंबर का राज्य है? तो तीसरा। इससे पहले असम और उड़ीसा अपनी हस्तशिल्प नीति जारी कर चुके हैं। चले बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चल, हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आपको इसी तरह के मिलेंगे। जट कतराई कला, जट कतराई कला कहां की प्रसिद्ध है? जट कतराई कला कहां की प्रसिद्ध है? जसोल की, जैसलमेर की, जोधपुर की या फिर बीकानेर की? जसोल की, जैसलमेर की या जोधपुर की या फिर बीकानेर की? अब ये क्या होती है? तो ये जो है, ये ऊंट जो होता है, ऊंट की जो ऊन है, ऊंट के ऊपर, शरीर के ऊपर जो ऊन होती है, शरीर पर जो ऊन होती है, उस ऊन पर जो कलाकारी की जाती है, जो ऊन पर चित्रांकन किया जाता है, उनकी कटिंग करके जो चित्रांकन किया जाता है, अच्छे अच्छे चित्र बनाए जाते हैं ऊंट की जो ऊन से उसके शरीर के ऊपर ही, उसको क्या कहा जाता है? तो जट कतराई। ठीक है, तो ये ऊंट से संबंधित है, तो थोड़ा आइडिया लग सकता है अपना कि ऊंट से संबंधित है, तो ये हो सकता है कहां जाना चाहिए? बीकानेर। तो आप लोग बिल्कुल सही है। तो ये जो इसका आंसर है वो कहां पर है? बीकानेर में। अब जट कतराई, अब एक और मिलता है जट पट्टी, ये भी साथ साथ हमने क्लियर कर देते हैं। जट कतराई और जट पट्टी, जसोल आया ऑप्शन में, इसलिए मैं इस चीज को भी क्लियर कर देता हूं। जट पट्टी ये क्या होती है? बकरी और भेड़ की ऊन से जो दरी बनाई जाती है, बकरी और जो भेड़ होती है उसकी ऊन से दरी बनाई जाती है, उस दरी को जट पट्टी कहा जाता है। कहां कहां ये बनाई जाती है? तो ये आप लोग ध्यान रखें। एक तो बनाई जाती है, देखो ये पहले तो बकरी व भेड़ की ऊन से दरी बनाना। ठीक है, अब कहां बनाई जाती है? तो अपने लिखे, एक तो जसोल जो पहले बाड़मेर में गिना जाता था, अभी बालोतरा में, पचपदरा तहसील। ठीक है, फिर जसोल के अलावा कहां पर है? तो जैसलमेर। और कहां बनाई जाती है? जैसलमेर। और कहां पर? बीकानेर। और कहां पर? तो बाड़मेर। बाड़मेर अलग है, तो बाड़मेर को अलग से लिखना पड़ेगा अपने को, बाड़मेर। ये जो चीजें हैं, ये सारी जानकारी ये इससे संबंधित है। किससे संबंधित है? जट पट्टी से। और जट कतराई मैंने बता दिया आपको, ऊंट के शरीर पर जो ऊंट की ऊन को हटाने के बाद नहीं, ऊंट के शरीर पर जब वो जो ऊन है उसके ऊपर जो कलाकारी की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो जट कतराई। ओके, और जट पट्टी है जो वो है बकरी और भेड़ की जो ऊन होती है, ऊन से जो दरिया बनाई जाती है उसे जट पट्टी कहा जाता है। और प्रसिद्ध सर्वाधिक कहाँ की है? तो जसोल की। और उसके अलावा कहाँ कहाँ बनाई जाती है? तो जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर और अपने बीकानेर। चले अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो देख लिया। चलो अगला क्वेश्चन। हाँ, और अच्छा क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देखते ही जाओ बस। आज राजस्थानी हस्तकला का हृदय आत्मा किस कला को कहा जाता है? राजस्थानी हस्तकला का हृदय आत्मा किस कला को कहा जाता है? राजस्थानी हस्तकला का हृदय आत्मा किस कला को कहा जाता है? देखो, इसके बारे में अपन एक बार में 2 मिनट आप देख ले, इनके बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं। इसमें एक क्वेश्चन में और आपको एक्स्ट्रा बताता हूं। एक व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, जस्टिन बर्फी। इनका नाम याद रखे आपको। इसे अंतरराष्ट्रीय पहचान, इस थेवा कला को अंतरराष्ट्रीय पहचान किसने दिलवाई है? तो जस्टिन बर्फी ने। आने वाले समय में यह प्रश्न बन सकता है।
बनने की संभावना है। आप ध्यान रखें, थेवा कला को प्रसिद्धि किसने दिलवाई? यहाँ प्रसिद्ध करने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि किसने दिलवाई? प्रसिद्धि नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान, इसको पहचान देने वाला कौन है? तो वो आप नाम याद रखें, जस्टिन बर्फी। जस्टिन बर्फी। चलो अब वापस इस प्रश्न पर आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके हैं मीनाकारी। ठीक है, राइट आंसर कौन सा है? मीनाकारी। अब मीनाकारी के बारे में अगले प्रश्न में और पढ़ते हैं अपन। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? मीनाकारी। जस्टिन बर्फी को याद रखिए। चलो ये क्वेश्चन अब इसमें देखते हैं अपन। मिलान सुमेलित कीजिए। सुमेलित नहीं है, मिलान सुमेलित नहीं है। मीनाकारी, ये तो है मीनाकारी और इससे संबंधित स्थल। चंदन पर मीनाकारी चूरू, कागज पर मीनाकारी अलवर, मार्बल पर मीनाकारी किशनगढ़, कांच पर मीनाकारी रेतवाल कोटा। अब बताइए इसमें कौन सा गलत है? अब इसमें आप देखो, तब तक मैं आपको कुछ और बता देता हूं। ठीक है, सोना पर, चांदी पर, फिर पीतल पर, जिंक पर, और एक और लिख देते हैं लाख पर। ये सारी मीनाकारी क्या है? मीनाकारी। ठीक है, सोने पर मीनाकारी कहां की है? तो प्रतापगढ़। सोने पर मीनाकारी कहां की? प्रतापगढ़। चांदी पर मीनाकारी कहां की? तो नाथ द्वारा। पीतल पर मीनाकारी कहां की? तो अपने जयपुर और अलवर। अब जिंक पर कहां की? तो अपना जोधपुर। ठीक है, लाख पर कहां की? तो बीकानेर। अब कोई नहीं रही, बाकी इसमें डाल दिया ऑप्शन में। ठीक है, सोने पर प्रतापगढ़ की, चांदी पर नाथद्वारा की, पीतल पर जयपुर और अलवर की, जिंक पर जोधपुर की, और लाख पर कहां की है? तो आपके बीकानेर की। और बाकी आ गई, चंदन पर कहां की है? चूरू की। कागज पर मीनाकारी कहां की है? अलवर की। और कांच पर कहां की है? तो रेतवाल कोटा की। और मार्बल पर जो मीनाकारी है वो कहां की है? वो है अपने जयपुर की। कहां की? जयपुर की। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है, यानी रॉन्ग तरीके से जोड़ा हुआ है, वो है मार्बल पर मीनाकारी किशनगढ़ की न होकर कहां की है? जयपुर की। देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहे अब ले लो। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, भोंडल की छपाई किस जिले की प्रसिद्ध है? भोंडल की छपाई किस जिले की प्रसिद्ध है? अलवर की, बूंदी की, कोटा की, या भीलवाड़ा की? सीधा सीधा प्रश्न है। एक विशेष प्रकार की छपाई है। आई थिंक आंसर आ गया होगा, बिना समय जाया करे। इसका जो राइट आंसर है वो है भीलवाड़ा। राइट आंसर कौन सा है? भीलवाड़ा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलो, हाँ इंपॉर्टेंट। जीर्णपोष का संबंध है ऊंट की सजावट से, एक आभूषण है, वाद्य यंत्र का एक प्रकार है, या घोड़े की सजावट से? अच्छा प्रश्न है। जीर्णपोष का संबंध है, किससे संबंध है? क्या एक आभूषण है वो? क्या वो ऊंट का सजावट का आभूषण या सजावट की सामग्री है, या फिर एक वाद्य यंत्र है, या फिर घोड़े की सजावट से संबंधित है? यानी इसमें से कौन सा आंसर आपके राइट होगा? इसका जो राइट आंसर है वो ये है घोड़े की सजावट से। किससे संबंधित है? घोड़े की सजावट से। घोड़े की पीठ के ऊपर जो कपड़ा रखा जाता है, उस कपड़े को क्या कहा जाता है? जीर्णपोष। उस कपड़े को क्या कहा जाता है? जीर्णपोष। चलो बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलो नेक्स्ट, अम्ब्रेला व रेडियो। अम्ब्रेला व रेडियो उद्योग हस्तकला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? अम्ब्रेला और रेडियो, छतरी और रेडियो के लिए प्रसिद्ध स्थान। आप बनते होंगे, कई जगह बनते भी हैं, एक्स्ट्रा भी हैं जगह बनती है।
प्रसिद्ध, जो पुराने समय से प्रसिद्ध है, बहुत टाइम से फेमस है, और रेडियो के लिए तो विशेष था। अब तो खैर रेडियो का युग ही नहीं रहा, लेकिन रेडियो के लिए कहीं कहीं देखने को मिल जाती है, लेकिन रेडियो के लिए बहुत फेमस, और छतरियों के लिए भी है। तो अम्ब्रेला और रेडियो उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? लेटा जालोर, फालना पाली, अच्छा, जयपुर या बस्सी चित्तौड़? एक हमारा विषय है, लेटा जालोर, फालना पाली, जयपुर या फिर बस्सी चित्तौड़। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ही शहर, हमारा जो पड़ोसी पास में जस्ट कस्बा है वो है। इसका जो राइट आंसर है वो है फालना। क्या है? फालना पाली। कहां पर है? फालना पाली। चल बड़े, मुड्डे ऑब्लिक मुड्डिया कहां की प्रसिद्ध है? मैं ये पूछ रहा हूं प्रसिद्ध भाई, ये देख ले आप, नहीं तो आप लोग वही नीचे वापस, सर हमारे यहाँ भी बनती होगी भाई। लेकिन प्रसिद्ध प्रश्न में जो पूछा गया है, प्रश्न को आप ढंग से आराम से देखें, 2 बार देखें, और उसके बाद बिल्कुल पूरी तैयारी इसके साथ, कि भाई साहब ने सलाह जरूर दी थी नीचे कि बिना तैयारी बिल्कुल पूरा चेक करके, पूरा प्रूफ एकदम देख के, फिर उसके बाद यहाँ खड़े रहते हैं, पूरा एकदम उसके बारे में विस्तृत, तारकशी का जो क्वेश्चन है उसके बारे में बताया गया आपके द्वारा। हाँ, उसमें नाथ द्वारा के जेवर तारकशी के प्रसिद्ध हैं, जयपुर में भी था, तो इसलिए दोनों ऑप्शन फिर जो कमेंट है वो पिन करना पड़ा था। चलो खैर कोई नहीं, होता रहता है। चलो, मुड्डे और मुड्डिया कहां की प्रसिद्ध है? डूंगरपुर, ब्यावर, बांसवाड़ा या जोधपुर? प्रसिद्ध पूछ रहा हूं मैं, मुड्डे और मुड्डिया कहां की प्रसिद्ध है? तो मुड्डे और मुड्डिया जो है वो कहां की प्रसिद्ध है? ब्यावर की। अभी हाल ही में नया जिला जो बना है वहां की प्रसिद्ध है, ब्यावर की प्रसिद्ध है। बड़े अगले प्रश्न की तरफ चल। हाँ, बहुत मस्त क्वेश्चन, आज तो सारे आपके लिए टॉप क्लास, मतलब हाईएस्ट लेवल, तीनों क्लास में जो लेवल था उसको और स्टैंडर्ड करके बिल्कुल अब कुछ नहीं बचे, इस पैटर्न पर इस क्लास को मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो चलो इस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऊंट की नाक में पहनाई जाने वाली लकड़ी की कील कहलाती है क्या? पलाण कहलाती है, पागड़ा कहलाती है, गिरबान कहलाती है या फिर मोहरी कहलाती है? अब देखो एक एक प्रश्न, एक एक ऑप्शन को देखते हैं। पलाण, इसे पलाण या पिलाण भी कहते हैं, पिलाण भी कहते हैं। क्या होता है? तो ऊंट की जो पीठ होती है उसके ऊपर जो रखा जाता है, जिसमें बैठते हैं लोग, जिस पर ऊंट पर बैठने के लिए जो, जिसको पकड़ के अपन बैठते हैं, जो क्या कहते हैं अपन, जो धातु से बनी हुई होती है, लकड़ी और धातु से मिक्स बनी हुई पिलाण होता है, उसको क्या कहा जाता है? पिलाण कहा जाता है। तो बैठने की जो है, जैसे हाथी पर होदा होता है, उसी तरह से जो ये बनी होती है पीठ पर काठी, जिसको अपन कह सकते हैं, वो क्या कहलाती है? पलाण या पिलाण। ठीक है, उसी पलाण या पिलाण में पैर रखने के लिए 2 उस तरह गोल शेप में बने हुए होते हैं, उसे पागड़ा कहते हैं। पैर रखने के, क्या रखने के? उसके अंदर पैर फंसा के अपन रखते हैं, उसे क्या कहा जाता है? पागड़ा कहा जाता है। अब 2 रहे, गिरबान और मोहरी, तो ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो आप इसको देखें, अपन देखते हैं। तो गिरबान क्या है? देखो, इस तरह की एक लकड़ी होती है, इस तरह की एक लकड़ी होती है, इस तरह की, जिसे ऊंट की नाक में फंसाया जाता है, उसे गिरबान कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरबान। तो ये प्रश्न यही पूछ रहा है, गिरबान। अब गिरबान में यहां से जो धागे बांधे जाते हैं, 2 धागे जो बांधे जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो मोहरी। क्या कहा जाता है? मोहरी। नकेल एक शब्द भी यूज होता है अपने, मोहरी। क्लियर? तो ये जो है वो क्या है? गिरबान है। क्या है? गिरबान है, लकड़ी की बनी हुई होती है,
इसे क्या कहा जाता है? गिरबान। गोलाई में बिल्कुल शेप में होती है, अंदर से जगह गैप होती है, उसको पैक कर देते हैं और उसके पास में मोहरी बांध के फिर वो नकेल के रूप में उसको प्रयोग में करते हैं। चले बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं मार्क कर देता हूं। इसका जो राइट आंसर है वो है गिरबान। क्या है? गिरबान। गिरबान क्या होती है तो मैंने आपको एकदम पूरा बता दिया है। बढ़े अगले प्रश्न नेक्स्ट। चलो, आड़ू अर्डू अंडूसा का संबंध है। आड़ू अर्डू या अंडूसा का संबंध है ऊंट से, बेवान से, कठपुतली से या मिट्टी के बर्तन से। आड़ू, अड़सू और अंडूसा क्या है? मिट्टी के बर्तन है। बेवान है, कठपुतली है या ऊंट से संबंधित कोई सामग्री है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि ये क्या है? कठपुतली से संबंधित है। कठपुतली जिस लकड़ी से बनाई होती है उस लकड़ी को, वो जो लकड़ी होती है वो किसकी होती है? आड़ू अर्डू या अंडूसा की। बिल्कुल हल्की लकड़ी होती है, इसलिए इस लकड़ी को का प्रयोग कठपुतली बनाने के लिए किया जाता है। ये याद रखें आप। चले अगले प्रश्न। लकड़ी के तोरण के लिए, अब मैं वापस स्पेशल ये मार्क करता हूं, ठीक है ना, इसीलिए मार्क कर रहा हूं ताकि वो फिर आप धड़ाधड़ लग जाते हो, इसलिए। लकड़ी के तोरण के लिए प्रसिद्ध स्थल पूछ रहा हूं मैं। तोरण बनते होंगे, जोधपुर में भी बनते होंगे, अजमेर में भी बनते होंगे, पाली में भी बनते होंगे, लेकिन मैं पूछ रहा हूं तोरण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तोरण के लिए, लकड़ी के तोरण के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? क्या वो जोधपुर है, जयपुर है, अजमेर है या फिर पाली है? तो तोरण के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो प्रसिद्ध स्थान आपके जो है वो है जयपुर है। कौन सा है? जयपुर है। चलो बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में, राजस्थान का हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? राजस्थान का हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? मोलेला, बगरू, बोरानाड़ा या फिर बस्सी? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र, हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? मोलेला, बगरू, बोरानाड़ा या फिर बस्सी? आई थिंक आंसर आ गया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है आपके वो है बोरानाड़ा। कौन सा है? बोरानाड़ा। हस्तकला जो केंद्र है वो सबसे बड़ा केंद्र जो है हस्तकला का वो कहां पर स्थित है? तो वो स्थित है अपने बोरानाड़ा में। हस्तकला का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो कहां पर स्थित है? तो वो है आपके बोरानाड़ा में। चले बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, हाँ वेरी गुड। राजस्थान में हस्तकला का तीर्थ किसे कहा जाता है? राजस्थान में हस्तकला का तीर्थ किसे कहा जाता है? उपाधि दी गई है एक। राजस्थान में हस्तकला का तीर्थ किसे कहा जाता है? नाथद्वारा को, जयपुर को, अलवर को या फिर जोधपुर को? हस्तकला का तीर्थ किसे कहा जाता है? नाथद्वारा, जयपुर, अलवर या फिर जोधपुर? सर्वाधिक हस्तकलाएं कलाकृतियां जहां होगी वही होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर अपने जो बनता है वो है आपके जयपुर। हस्तकला का जो तीर्थ है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है अपने जयपुर को। क्लियर? बड़े अगले प्रश्न की तरफ। चलो बस कंप्लीट। हस्तकला से संबंधित 3 क्लासें हुई। उन तीनों क्लासों में मेरी तरफ से ये प्रयास किया गया कि हस्तकला से संबंधित जितने भी या लोक कलाओं से संबंधित जितने जितने प्रश्न भविष्य में बन सकते हैं या बने हुए हैं उनमें से भी और कुछ जो बनने की संभावना जिनकी पूरी पूरी बनती है उन प्रश्नों को आपके समक्ष पेश किया गया और उनकी व्याख्या, उनसे संबंधित जो रिलेटेड चीजें हैं वो भी बताने का मेरी तरफ से प्रयास किया गया। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अगला हस्तकला से संबंधित
क्लास नहीं होकर नेक्स्ट टॉपिक से संबंधित होगी, और वो क्लास जब भी आएगी आपको बता दी जाएगी, और मतलब जब भी जो भी शेड्यूल्ड है उसी समय आएगी, और जो टॉपिक होगा वो टॉपिक आपको उस पर टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दिया जाएगा। उससे पहले महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए हम लोग लेके आ रहे हैं 500 प्रश्नों की महा मैराथन क्लास। पहली जो महा मैराथन क्लास हुई थी 200 प्रश्नों की, 1000 फैक्ट से ज्यादा की, उसकी सफलता के बाद और विद्यार्थियों की मांग पर 500 प्रश्नों वाली एक बड़ी महा मैराथन क्लास, जो समय के हिसाब से कम समय में आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट, अच्छे से अच्छे प्रश्न, परीक्षाओं में आने लायक क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। तो आप लोग जुड़ना नहीं भूले। नवरात्र स्थापना दिवस के दिन दोपहर 12 बजे से ये क्लास शुरू होगी, लाइव रहेगी क्लास, और ये क्लास लाइव अपने जो मेन चैनल है ZZD उस पर लाइव रहेगी, तो आप लोग उस पर जुड़ना नहीं भूले। अब इन किताबों ने धूम मचा दी है। CET का जो अभी जो पेपर हुए हैं 4 पेपर, चारों पेपर में आपको सैंपल भी आपको टेलीग्राम पे मिल गए होंगे, टेलीग्राम पर डाले गए उनके जो प्रूफ हैं वो भी डाले गए हैं उसके। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन, सारे के सारे जो क्वेश्चन है जो इनसे संबंधित है, वो सारे के सारे क्वेश्चन इन किताबों ने आपको दिए हैं। तो इन किताबों को आप आराम से, ढंग से और व्यवस्थित पढ़ें, और अपना जो भविष्य है वो उज्जवल बनाएं, और आप एक नौकरी प्राप्त करें, सिलेक्शन प्राप्त करें। आपको सभी को बहुत बहुत बधाई, और मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको राम राम, धन्यवाद।